नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज़, मैं हूँ नगमा। मेरे साथ आज के मेहमान हैं सुशांत सरीन और चर्चा होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुज़र रहा है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक अजीबो-गरीब कर्ज़ के जाल में, कर्ज़ के चक्रव्यूह में भी फँसा हुआ है, जहाँ से निकालने में इस वक़्त उसके जो सदाबहार दोस्त रहे हैं, जैसे चीन या सऊदी अरब जो उसकी बहुत मदद करता रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा सक्षम नज़र नहीं आ रहे हैं। आईएमएफ के साथ बातचीत हो रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं कि क्या उसका बेल आउट पैकेज जो है उसे और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी शर्तें भी हैं जो कि सख्त शर्तें हैं। क्या पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा कि वो इन शर्तों को भी माने? तो ये तमाम चीज़ें जो जैसे पेट्रोलियम की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, आईएमएफ का कहना है कि उसके ऊपर और ज़्यादा लगाया जाए टैक्स। आईएमएफ का कहना है कि एंटी करप्शन टास्क फोर्स जो है वो देखे कि किस तरह से सरकारों के दौरान घपले चले हैं। एक नई सरकार पाकिस्तान में बनी जिसके सामने बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती पहले से मौजूद थी। विपक्ष लगातार हमलावर है, लोग सड़कों पे हैं। हालात ये है कि शायद इंटरनेट चूँकि पावर सप्लाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा संकट में है, तो शायद इंटरनेट भी बंद कर दिया जाए। ये स्थिति जो है, ये क्यों हुई? इसका क्या समाधान है? इसकी राजनीतिक वजह भी है क्या? इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सुशांत, इस वक़्त की बातचीत की शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा संकट है और कुल मिला के देखें तो एक अजीब-सी जाल में वो फँसा हुआ है। लोगों का धरना, प्रदर्शन, विरोध सड़कों पर है, पर सरकारें मजबूर दिख रही हैं। चीन ने कुछ मदद की, सऊदी अरब ने भी 2021 में दिसंबर में इनको कुछ और लोन दिया था, पर ये काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान को इस संकट से उबारे। तो इस समय उनके पुराने दोस्त भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या वजह लग रही है इसकी? देखिए, वजह जो दोस्त मदद जो कर रहे हैं वो वही है जो पुरानी मदद उन्होंने दी थी। कोई नई मदद नहीं आ रही। जो जैसे चीन की आपने बात की, तो चीन ने जो पुराने कर्जे दिए हुए थे उन्हीं को रोल ओवर कर दिया है, कोई नया पैसा नहीं दिया। अ, सऊदी अरेबिया ने भी जो पुराने लोन दिए हुए थे, कुछ शायद और उन्होंने वायदा किया है, लेकिन वो भी तभी देंगे अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान वापस जाता है। जी। यूएई ने शर्तें लगा दी हैं कि हम आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन उसके एवज़ में आप अपनी जो कंपनियाँ हैं, उनके एक हिस्सेदारी दें हमारे को, ताकि हम और बोर्ड में हमारे को एक सीट दें, ताकि उसके बाद हम आपको वो पैसा देंगे। बेसिकली सारी दुनिया का जो संदेश है पाकिस्तान को वो ये है कि भैया आप मुफ्तखोरी बहुत हो गई है, आप दूसरे लोगों के पैसे के ऊपर बहुत जी लिए। अब आपको अपने यहाँ पर जो आर्थिक सुधार हैं वो लेके आने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो सस्टेनेबल बेसिस पे हो, आप दूसरों के पैसे पे ना जिएँ। अब ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 70 साल से पाकिस्तान औरों के पैसे पे जीते आया है। जब अमेरिका बहादुर और बाकी लोगों से पैसे आते थे पाकिस्तान में, तो खूब तरक्की होती थी। जब वो पैसे रुक जाते थे, वो नलका बंद हो जाता था पैसे का, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स करने की कगार पे आ जाती थी। लेकिन अब जो हालात है नगमा, वो ये हैं कि इतना जो गहरा संकट है, ये कभी पहले नहीं देखा गया। और इसके जो बेसिकली जो कारण है वो स्ट्रक्चरल कारण है, और वो आज-कल पिछली सरकार, उससे पिछली सरकार के नहीं है बनाए हुए। ये कम से कम 30-40 साल पुराने जो इन्होंने कुछ कदम उठाए थे, उसका संकट है। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 1990 के दशक में इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे को पावर की बड़ी ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की। तो बिजली के लिए हम लोग ये करेंगे कि हम जो तेल से प्लांट्स चलते हैं, उनके हम सौदे करेंगे। तो उन्होंने खूब सारे तेल के प्लांट लगाए। अब ये याद रखिएगा कि उस ज़माने में जो प्लांट्स लगे थे, तेल की कीमतें लगभग 12, 13, $14 पे थी। तो वो कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो $120, $125, $140 पे चली जाएँगी, और उसका एक सेट टैरिफ लगाया हुआ था। अब वो जैसे-जैसे रुपया गिरते रहा, वैसे-वैसे वो टैरिफ इंक्रीज़ होते रहा। वो पूरा का पूरा ये लोगों से ले नहीं सकते। अगर वो ले नहीं सकते, तो एक समथिंग कॉल्ड सर्कुलर डेट बन जाता है कि मैंने आपको पैसा देना है, आपने किसी और को देना है, उसने किसी और को देना है, लेकिन वो भुगतान हो ही नहीं रहा पूरा। तो वो एक बहुत बड़ा संकट आ गया। ऊपर से तेल की कीमतें जब बढ़ी, तो अभी जो बढ़ी हैं तेल की कीमतें,
इमरान खान ने जो हिमाकत की वो ये की कि तेल के दाम गिरा दिए और सब्सिडी देनी शुरू कर दी। वो सब्सिडी जिसके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के पास पैसे नहीं है। और एक तो इतनी रिडिकुलस सी सिचुएशन हो गई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमतें थी वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तेल की कीमतों से भी कम हो गई थी। मतलब कि जहां पर तेल पैदा हो रहा है वो ज्यादा महंगा बेच रहे थे और ये इतने नवाब थे कि ये सस्ता बेच रहे थे। तो वो जी। कहीं ना कहीं तो वो हालात ठीक करने थे। दूसरी बात ये है कि जो सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देखिए इस साल अनुमान ये है, ऑल दो बजट में इन्होंने कुछ और दिखाया है लेकिन उसको कोई सीरियसली अब लेता ही नहीं है इनके बजट्स को, क्योंकि जो पहला बजट इन्होंने पेश किया वो बोला कि ये तो हम ऐसे प्रोविजनल बजट पेश कर रहे हैं। अब उसके बाद एक फाइनल बजट पेश किया है, तो मतलब कि वो भी एक अपने किस्म की प्रक्रिया है इनके यहाँ पर। दुनिया में और कहीं नहीं, ये नहीं होता कि आप पार्लियामेंट में जाकर के बजट पेश करते हैं और कहते हैं कि भाई ये नोशनल बजट है, इसको अभी आप सीरियसली मत लें। लेकिन जी। बजट में देखिए लगभग जो उनकी केंद्र सरकार है वो जितने पैसे उसके पास होंगे साल के अंत में 80% उसका जो उनकी रेवेन्यू है उसका वो कर्ज की भुगतान में लगा देंगे। और जो उनकी सुरक्षा का जो खर्चा है उसका भी आधे से ज्यादा जो है वो आप कर्जा लेकर के पूरा करेंगे और सारी की सारी सरकार, सारी की सारी जो सरकार की एक्टिविटीज है वो कर्जे पे होंगी। लेकिन जी। ये बजट के फिगर्स हैं। अगर कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाए, कोई रेवेन्यू कम हो जाए या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है। जो अभी लेटेस्ट फिगर्स आए हैं नगमा, इन्फ्लेशन के, फूड इन्फ्लेशन के लगभग 25 से 26% फूड इन्फ्लेशन चल रही है। जी। और लोगों की कमर टूट गई है वहां पर। तो अगर ये इन्फ्लेशन को बचाने के लिए इंटरेस्ट रेट रेस करते हैं तो फिर जो खसारा है इनका वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो बजट डेफिसिट है। और फिर हालात ये हो जाएगा कि सारी की सारी जो केंद्र सरकार की जो रेवेन्यू है वो सारी की सारी कर्जे के भुगतान में चली जाएगी। तो यानी कि सारा बिल्कुल। का सारा जो देश का कारोबार है वो कर्ज पे चलेगा। और वो गालिब का शेर, आप तो ज्यादा शायरी जानती है मुझसे वो, लेकिन एक वो गालिब का शेर है कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे फाका मस्ती। मैं आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वन, लेकिन आप बेहतर जानती जी। होंगी उसको। जी। जी। तो इनका वो हालत हो गई है। हम्म। तो अब कोई इजी रास्ता है नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो लोग हैं उनसे तो जो अशरफिया है पाकिस्तान की वो कहती है कि लोगों को अब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। भाई लोग तो कब से सैक्रिफाइस करते आ रहे हैं, खास लेकिन जो करके जो मिडिल अशरफिया क्लास है, है वहाँ का, जो जो खास मिडिल करके क्लास मिडिल है, जो क्लास है लोअर उसके क्लासेस पास। हैं, हुँ, जो हुँ, गरीब लोग हैं, आप हुँ। सारी कदम तो आप बोलते हैं हम देखिए हम लोग जब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में थे तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, वो ये कहते थे कि देखिए पहली बारी, ये 90 की बात मैं कर रहा हूँ, वो कहते हैं पहली बारी हमने देखा है कि भारत में एक नॉर्मल बजट बना है, लेकिन जब भी आप प्रो पोर बजट बनाते हैं तो बेसिकली उसमें जो गरीब आदमी है उसी को चोट पहुंचती है। अब बजट जो है वो, या जो आर्थिक नीतियां हैं वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में गरीबों का उत्थान के लिए बात तो करते हैं, लेकिन फिर साथ ही साथ ये बोलते हैं कि सबको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अमीर लोग तो सैक्रिफाइस नहीं करते, वो ना टैक्स देते हैं, अपने लिए खूब सारे वो कंसेशंस भी ले लेते हैं। स्टॉक मार्केट को आपने छूट दे दी, आपने जो ये है ट्रेडर कम्युनिटी है, जो व्यापारी हैं, उनको आपने छूट दे दी टैक्सों से, या उनसे छोटा मोटा टैक्स ले लिया। और जो मिडिल क्लास का आदमी है जो तनख्वाह पर गुजारा करता है उसकी आपने कमर बिल्कुल। तोड़ दी। तो और जो गरीब आदमी है वो ना मोटरसाइकिल चला सकता है अब, ना वो बच्चों को स्कूल भेज सकता है, खाने के लाले पड़ गए हैं। जी। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। तो मतलब कि बिजली अगर आप इतनी। देखें तो हाँ। परफेक्ट स्टॉर्म आ गया है, जी। एक ऐसा तूफान आया है जिससे कोई रास्ता बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तो बिजली इतनी महँगी हो गई है, बार-बार टैरिफ बढ़ाए गए हैं, तेल की कीमत यानी कि जो ईंधन है, जो फ्यूल है आपका डीज़ल और बिजली भी इसलिए पेट्रोल। महंगी हुई है ना नगमा, क्योंकि हाँ, तेल की कीमतें बढ़ गई, तो बढ़ उससे गई हैं। लगभग 60 से 65% जो बिजली इनकी बनती है वो तेल और गैस से बनती है। अब गैस इनके पास है नहीं, जी। गैस के इन्होंने सौदे नहीं किए। इन्होंने जब गैस के प्लांट लगाने शुरू किए तो ये सोचा था कि वो लगभग 10 11 12 डॉलर पर एमएमबीटीयू पे आएंगी।
आज की डेट में जो यूक्रेन का संकट आया है उसके बाद इनको 30 से $40 पर गैस मिल रही है, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर $30 की गैस लेकर आप बिजली बनाएंगे तो उसका जो कॉस्ट आएगा कंज्यूमर को, वो इतना ज्यादा होगा कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको। जी, इसलिए शायद इस तरह की बातें एक बीच में मज़ाक भी फैला था, और ये हकीकत भी है कि चाय पीने के लिए भी लोगों को वहाँ पे परेशानी हो रही है। कहा गया कि आप चाय कम पिएँ। अब देखें कि मार्केट्स जो हैं, वो उनको कहा गया आप 8:30 बजे के बाद बंद कर दिए जाएँ, ताकि बिजली की बचत हो। शादियों पे खर्च कम करना, या शादियों पे जो इतनी बड़ी शादियाँ होती थी, उन तमाम चीज़ों पे, ये दिखाता है कि मौजूदा हालात क्या हैं। आपने कुछ पॉलिटिकल फैसले की भी बात की। पाकिस्तान के लेकिन सुशांत हमेशा एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज रही है, उसकी पोजीशन जो रही है उसकी वजह से। तो इसलिए कोल्ड वॉर के दौरान भी, और जब अमेरिका की मौजूदगी रही अफगानिस्तान की वजह से, तो भी पाकिस्तान को जो आपने शुरुआत में ही कहा कि दूसरों के पैसे पे चलती रही इकोनॉमी, कुछ कोई भी स्ट्रक्चर इनका नहीं था इकोनॉमी में कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस कैसे हो। तो एक चक्रव्यूह सा बन गया है इनकी इकोनॉमी, जो फंस गई है। एक साइक्लिकल प्रोसेस है, बेल आउट होता है, वापस वही पहुंचते हैं। तो किस तरह के आप स्ट्रक्चरल खामियां देखते हैं, क्योंकि रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर उसमें बिल्कुल बैलेंस नहीं है, और इकोनॉमी जो है वो बेल आउट पर ही एक तरह से चलती रही है। इस वक्त देखिए पाकिस्तानी रुपए का हाल क्या है। पॉलिटिकल फैसले जो हैं और जैसे लिए गए कि बहुत सारे जैसे हिंदुस्तान में जब कश्मीर में 370 के बाद में इन्होंने हिंदुस्तान से ट्रेड भी सस्पेंड किया, और उसका भी नुकसान हुआ। तो कई ऐसे फैसले, जब आपकी ऐसी पोजीशन नहीं है, पर फैसले आपने ऐसे लिए जो आपकी इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना, आप भाई आप मुझे मुंह चढ़ाना चाहते हैं और अपनी नाक उसके लिए काट लेते हैं, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। यही पाकिस्तानियों ने किया है। अब अगर आपके यहाँ पर किसी चीज की कमी हो जाती है, कोई आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे अब ये वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वो शॉर्टफॉल्स हो रही हैं। अब एक ऐसी हालत इन्होंने बना दी है कि पाकिस्तान के अंदर अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए अब अपने आप को बोलते तो ये है कि भाई हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, लेकिन अब एग्रीकल्चर की इतनी बुरी हाल, पतला हाल हो गया है कि इतना भी गेहूं नहीं उगाते कि अपने लोगों को खाना खिला सकें, वो भी इंपोर्ट करते हैं। हम्म। अगर वो इंपोर्ट करना था तो भारत से बेहतर क्या हो सकता था कि आप यहां से इंपोर्ट कर लेते। जी। चीनी की कमी हो गई, भारत से इंपोर्ट कर लेते, सस्ती पड़ती। कपास जो इनकी लगभग 60% के करीब इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो जी। इनकी इंडस्ट्री है जी। वो कपास के ऊपर है। ये कपास की इनको बहुत ज्यादा शॉर्टफॉल हो रही है पिछले 2-3 साल से। आप भारत से इंपोर्ट कर लेते। अब ये चले गए चीन के पास। वो चीनी जो कॉटन है जिंगजियांग में जो उगती है, उसके ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो वो भी आपके लिए एक और मुसीबत हो गई। तो देखिए ना, बताइए, आपने वही काम किया ना कि अपनी नाक काटी मेरा मुंह चढ़ाने के लिए, तो आपको मुबारक हो वो। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम्म। तो एक तो ये पहलू था। देखिए, दूसरा पहलू ये है कि जो इनकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ये इतनी ज्यादा डीप सीटेड है, और ये कभी रिफॉर्म करने की तरफ बढ़े ही नहीं। इनकी बेसिकली जो रवैया रहा वो ये था कि यार एक बुरा वक्त आया है, इसको आप इसको सुलटा लें, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक होता नहीं है, क्योंकि जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं वो तो प्रॉब्लम रहती है। फिर इनकी ये रही कि भाई हम बड़े जियो स्ट्रैटेजिकली हम बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे हैं, सामरिक तौर पर हमारी इतनी अच्छी लोकेशन है। भाई आपकी क्या लोकेशन है? अब ये बात करते हैं नगमा, इतनी हंसी आती है कई बार सुन के, क्या हम ब्रिज हैं साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में और सेंट्रल एशिया के बीच में। भाई साउथ एशिया तो हिंदुस्तान पे है, और वो ब्रिज को तो आपने काट ही दिया। तो वो ब्रिज एक लटका हुआ है बीच में, कहीं पे वो जा ही नहीं रहा ब्रिज, हम्म। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है आपकी? स्ट्रैटेजिक लोकेशन हम्म। अफगानिस्तान में जब अमेरिका का इंटरेस्ट था या पश्चिमी देशों का इंटरेस्ट था, तब शायद आपको कुछ उसका फायदा हो रहा था, लेकिन वो इंटरेस्ट अब खत्म हो गया है। जी। तो जी। और आप ये तो और आपकी कोई स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं है। अब जी। अब एक चीन के लिए है, लेकिन हाँ। वो भी नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट तो है ही नहीं। तो बिल्कुल। देखिए, वो भी जो एक पैंतरा खेलते थे ये बार बार, वो भी खत्म हो गया। अब एक चीज इनको बचाए हुए है अभी तक, वो है इनके जो परमाणु शस्त्र हैं इनके पास। और उसका जो एक खौफ है कि भाई ये पागल लोग हैं, ये कहीं पता नहीं इधर उधर उनको बेच वेच ना दे। तो शायद वो एक खौफ है जो इनको बचाए रखा है। नहीं तो पाकिस्तान ब्रिंग्स नथिंग टू द टेबल किसी के लिए।
कोई फायदे वाला सौदा नहीं है पाकिस्तान में। और ये शायद अगर ये रियलाइज कर लें तो रिफॉर्म कर सकते हैं। वो भी कोई आसान बात नहीं होगी रिफॉर्म करना। और अगर नहीं किया तो ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक चला सकते हैं, फिर एक दिन जी। दुकान बंद हो पर जाएगी। सुशांत, ये आर्थिक बदहाली जो इस बुरे हाल में अभी है पाकिस्तान, और इतनी जो कंगाली है, ये बहुत बड़ी फिक्र ये भी खड़ा करती है कि अब जो आतंकवाद है, जब खुशहाली नहीं होती है तो ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं, वो एक्सट्रीमिज्म या वो आतंकवाद, वो भी शायद हम देख सकते हैं और हमारे पड़ोस में है, तो इसलिए चिंता की बात है। आपने जो बात की कि इसकी जब तक अहमियत थी खास करके वेस्टर्न ब्लॉक के लिए, तब तक ठीक था, लेकिन अभी चीन से भी इनकी नज़दीकी ज़्यादा हो गई, तो ये कैंप में है। और चाइना के साथ जो सीपीईसी रहा, उसकी वजह से भी इनके ऊपर कर्ज बहुत बढ़ा है चाइना का। तो अभी डेट ट्रैप जो होता है, कर्ज जाल, वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी ये करीब करीब $1.5 बिलियन चीन का कर्ज इनके सर पे है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है कि कैसे उससे उभरेंगे, कर्ज जाल में फंसे हैं। इस समय आपको क्या लगता है कि किस तरह के पॉलिटिकल फैसले हो सकते हैं अगर हम सॉल्यूशंस की तरफ देखें? जो स्थिति में है, एक तो नेगोशिएशंस हो रहे हैं आईएमएफ से, कुछ बेल आउट फिर होगा, पर जो वहाँ पे सरकार भी है, तो कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने की ज़रूरत है जिससे रास्ते पर आए कुछ चीज़ें। नगमा, आपके 3 सवाल हैं। मैं उनको एक-एक करके लेता हूँ। जी, पहली बात तो जी। आपने आतंकवाद की बात की। हुँ। देखिए, सवाल ये है कि क्या बदहाल अर्थव्यवस्था आतंकवाद को बढ़ाती है या आतंकवाद बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर के आती है? और हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बदहाल अर्थव्यवस्था के करके आतंकवाद बढ़ता है। बदहाल अर्थव्यवस्था के करके आपके अंदर एक कलेश हो सकता है, एक एक अनरेस्ट, एक डिसरप्शन हो सकती है, क्योंकि लोग त्रस्त हैं बदहाल अर्थव्यवस्था से। आतंकवाद का बदहाल अर्थव्यवस्था से बहुत मतलब कि बहुत ही एक कमजोर लिंक है। और ये अभी तक कोई हमारे पास ऐसा एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है जो ये बताता है। और अगर आप एक चीज अच्छी तरीके से मुआयना करें तो 1990 जब से इन्होंने टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, खास तौर में भारत के अंदर, आप पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी देख लें। 1990 के बाद जो पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी है, एक जिसे आप कहते हैं कि आप बिल्कुल एक स्लाइड पे हैं। और आप भारत की ट्रैजेक्टरी देख लें कि आप हमारे ऊपर आतंकवाद थोप भी रहे थे, लेकिन अर्थव्यवस्था, क्योंकि आपकी आर्थिक नीतियां अच्छी थी, तो आपकी अर्थव्यवस्था टेक ऑफ कर गई। तो एक तो ये मेरे ख्याल ये जो मिथ है, इससे ना तो हमको घबराना चाहिए, ना इसको बहुत ज्यादा हवा देनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। जरूर प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन वो वैसी प्रॉब्लम्स होंगी जो किसी भी एक देश के अंदर अगर लोगों की हालात बड़े खस्ता हो जाए तो जो होंगी वो होती है। दूसरा आपका जो सवाल था चाइना वाला और सीपेक वाला, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। पिछले 8-10 सालों में चीन जो है अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है। बाइलैटरल लेवल पर चीन का सबसे ज्यादा कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। और जो चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स लगाए, वो जी। इतने महंगे लगाए कि पाकिस्तान के दिवालिया निकल जाएगा उनकी भुगतान करते करते। और चीन के ऊपर पाकिस्तान अब उनके पास हाथ जोड़ के जा रहा है कि भैया, इसके जो आपने जो हमारा मुआहिदा हुआ था, इसको थोड़ा बहुत बदल दीजिए, ताकि हमारे को भुगतान कम करना पड़े, क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है। और चीन उससे टस से मस नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उसके ऊपर तो आपको पूरा का पूरा उतरना पड़ेगा, उसके पैसे नहीं है अब इनके पास। उसमें भी ये डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। जो बिजली के उन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए थे, उसमें भी डिफॉल्ट शुरू हो गए हैं। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पर भी हैं। और चीन से अब और कोई निवेश आ नहीं रहा। निवेश तो पहले भी नहीं था। वो बोला जाता है कि चीन का निवेश था, वो निवेश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में उसका कोई असर ही नहीं पड़ा। एक एक लिहाज से पाकिस्तान को वो सक ड्राई कर लिया उन्होंने, और हुँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो वो हुँ। एक चीन का फैक्टर है। और आईएमएफ ने भी ये शर्त लगा दी है कि हमसे जो आप पैसा लेंगे, उससे चीनी कंपनियों का भुगतान नहीं करेंगे आप। वो आप पैसा अपने लिए यूज करेंगे या बाकी काम के लिए यूज करेंगे। चीन की कंपनियों के भुगतान के लिए वो पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। तो वो एक बहुत कड़ी शर्त इनके ऊपर आयद है। तीसरा जो आपका सवाल था कि अब क्या रास्ता है इनके पास, देखिए रास्ता यही है कि अब
जो मुश्किलें अभी ये झेल रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा इनको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी और एक कंप्लीट ओवरहॉल करना पड़ेगा इकोनॉमी का, जिसमें आपको तमाम लोगों से टैक्सेस वसूल करने पड़ेंगे। जो अशरफिया है, जिसके आपने खूब सारा जो 1% के लिए सारा देश चलता है, जिसमें फ़ौज है, फ़ौज के जो अफ़सर हैं, वो जिस तरीके का लूट सेल उन्होंने लगा रखी है, चाहे वो देखिए जो फ़ौजी कंपनियाँ चलाते हैं, उसके ऊपर आप कोई टैक्स नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भई? एक सीमेंट कंपनी फ़ौज चलाती है, एक प्राइवेट आदमी चलाता है। प्राइवेट आदमी की कंपनी कभी चल ही नहीं सकती क्योंकि फ़ौज की जो कंपनियाँ हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसको आप कंसेशंस देते हैं, उसको आप ठेके देते हैं। तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना काम। तो आपको वहाँ पर रिफ़ॉर्म करना पड़ेगा। जो फ़ौज के प्रिविलेजेज़ हैं, वो वापस करने पड़ेंगे। फ़ौज का साइज़ कम करना पड़ेगा। जी। आपको साथ ही साथ ये करना पड़ेगा कि जो तमाम आपने जो एक अर्थव्यवस्था बनाई हुई थी, जिसमें तमाम जो पूंजीपति थे, उनको आप खूब सारे कंसेशंस देते थे, जिसका कोई असर ग्राउंड पर नज़र नहीं आया, वो आपको विथड्रॉ करने पड़ेंगे। जैसे ही आप वो करेंगे, बहुत सारी कंपनियाँ जो अभी कंसेशंस की करके चल रही थी, वो कोलैप्स करेगी। उससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, उससे आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरेगी, कंपनियाँ बंद होंगी, खूब तहस-नहस होगा। लेकिन वो एक इकोनॉमिस्ट थे जोसेफ शुम्पीटर, उनका एक था कि क्रिएटिव पेरेनियल गेल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, मतलब कि एक ऐसा तूफान जो खूब सारी चीजें को तबाह करता है और उसके बाद एक नई चीज पैदा करता है। तो आपको शायद उस राह पर चलना पड़ेगा क्योंकि जो अभी अर्थव्यवस्था है, अगर इसमें आप लेपापोती करके कोई छोटे मोटा कारीगरी करके आप सोचेंगे कि आप इसको बचा लेंगे, तो शायद आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए दोबारा से बचा लेंगे। जो हम पहले से एक देखते आए हैं, एक पैटर्न जो एक बूम एंड बस्ट का पैटर्न है कि आपके पास कुछ पैसा आ जाता है तो इकोनॉमी टेक ऑफ करती है। वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के जी। अंदर अंदर हुँ। उसके अंदर से दिवालिया निकल जाता है और फिर आप वापस स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। इनफैक्ट स्क्वायर वन से भी नीचे चले जाते हैं। तो अगर तो तो आपने वही साइकिल फॉलो करना है तो मर्जी है इनकी। हाँ। अगर वो साइकिल को तोड़ना है तो बहुत और कदम कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें आपको टैक्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे, सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेगी, कंपनियों को बंद होने देना पड़ेगा, आपको सरकारी कंपनियां हैं जो उनको बिल्कुल बेचना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा और बहुत मैसिव लेवल पर डिसलोकेशन होगी। कोई हुँ, आसान बात नहीं है। और बिल्कुल। ऐसे टाइम पर जब आपके यहाँ पर इतनी राजनीतिक अस्थिरता है, आपके यहाँ पर सुरक्षा के इतने चैलेंजेस हैं कि आपका जो एक पैंतरा था तालिबान को सपोर्ट करने का कि जी हमारे सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे सिक्योरिटी के, वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। अ, तो तमाम ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको लेकर कर ही इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कोई आसान राह है नहीं। लेकिन पाकिस्तान में कोई जो मुश्किल राह है वो लेने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे तो एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा आगे। और जो एक फ़ौरी रास्ता हो सकता है वो यही है कि अगर आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशंस है वहाँ से कोई बेल आउट हो तो कुछ वक़्त मिलेगा, लेकिन वो यकीनन ऐसा रास्ता नहीं हो सकता तो जो पाकिस्तान को इस संकट से उबार सके लंबे समय के लिए। जैसा आपने कहा कि सख्त फैसले लेने होंगे, कुछ राजनीतिक मोहल्लत, अस्त अगर जी, आईएमएफ अगर आईएमएफ का लोन मिलेगा तो कुछ मोहल्लत मिल जाएगी मोहलत समय मिलेगी। की, बिल्कुल। लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद वापस इधर ही आ जाएंगे। बिल्कुल, वो राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई है और जैसा हमने पहले भी देखा है कि एक चक्रव्यूह सा है। बेल आउट पैकेजेस मिलते हैं तो हालत थोड़ी सुधरती है, लेकिन वापस वही खाई में गिरती है अर्थव्यवस्था। तो पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा संकट इस वक़्त खड़ा है, वो आर्थिक संकट है, राजनीतिक अस्थिरता है और लोगों की बदहाली जो सड़कों पर हैं। तो इस समय हमारे पास इतना ही समय है गोलमेज़ में इस चर्चा के लिए। धन्यवाद आपका सुशांत और धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने